नमस्कार। राम राम सभी मित्रों को। आज का दिन शुभ दिन मुबारक हो। जैसे कल हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं नामक एक टॉपिक पढ़ा, जिसमें कालीबंगा के बारे में हमने कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज उस कालीबंगा जो सभ्यता है टॉपिक है, इसको अपन पूरा करते हैं। तो कालीबंगा एक बार अपन कल जो पढ़ा था उसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, जिससे कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। तो कालीबंगा, जैसे कालीबंगा की जानकारी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? एलपी टेसीटोरी ने। किसने दी? एलपी टेसीटोरी ने। इसका पूरा नाम है लुई पास टेसीटोरी। पूरा नाम क्या है? लुई पास टेसीटोरी। कालीबंगा की ये जो जानकारी सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी, इसकी पुष्टि किसने की थी? इसकी पुष्टि आरेन स्टीन ने की। किसने? आरेन स्टीन ने इसकी पुष्टि की थी। कालीबंगा जो शब्द है, कालीबंगा ये जो शब्द है, ये शब्द सिंधी भाषा का है। ये शब्द सिंधी भाषा का है। सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ये सिंधी भाषा का कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। और कालीबंगा जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके कालीबंगा कौन से स्थान पर या राजस्थान में कौन से ज़िले पर स्थित है? राजस्थान में जिला या स्थान पूछा जाए तो हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। अब पूछा जाए कि ये कौन सी नदी पर स्थित है? नदी घग्गर नदी। अब ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी को कई नामों से जाना जाता है। इसके अनेक उपनाम है, जैसे मृत नदी, घग्गर के उपनाम। इसके उपनाम कौन कौन से? मृत नदी, नाली, पाट, सरस्वती क्यों कहा गया? क्योंकि सरस्वती के स्थान पर बहती है। और द्वेषवती। अब पूछा जाता है कई बार, एक सवाल सीधा सीधा आ जाता है कि घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी, ये जो घग्गर नदी है, यहाँ नोट डाल के देखते हैं। घग्गर नदी, ये जो घग्गर नदी है, ये नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत की कालका पहाड़ी से निकलती है। कालका पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है घग्गर नदी? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत की कालका पहाड़ी से निकलती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि घग्गर नदी में बाढ़ आ जाए या अधिकांश पानी आ जाता है, अधिकतर पानी आ जाता है, तो घग्गर नदी का पानी अंतिम छोर या अंतिम बिंदु तक कहाँ तक जाता है? तो घग्गर नदी का जो पानी है अंतिम छोर या घग्गर नदी का पानी अंतिम बिंदु कहाँ जाता है? ये फोर्ट अब्बास तक जाता है। फोर्ट अब्बास तक। और फोर्ट अब्बास जो नामक स्थान है, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थान है। कहाँ है? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में घग्गर नदी को एक अन्य उपनाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकारा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है, घग्गर नदी को हकारा कहा जाता है। ये सवाल सीधे सीधे बनते हैं कई बार। अब ये कालीबंगा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब इसके बाद में इसकी खोज किसने की? कालीबंगा की खोज कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता है अमलानंद घोष।
अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। और इन्होंने कब खोज की? 1951-52 में। 1951-52 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। अब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता दो व्यक्ति हैं, एक तो बीके थापर, बालकृष्ण थापर। इनका पूरा नाम होता है बालकृष्ण थापर। दूसरा नाम है बीवी लाल अर्थात ब्रजवासी लाल। ये दो व्यक्ति थे उत्खनन करता, और इन दोनों ने इसका जो उत्खनन कार्य था ये 1961-62 ईस्वी में किया। कब किया? 1961-62 ईस्वी में किया। ठीक है। अब इसके सभ्यता का जो कालक्रम बताया, कल 2 भागों में बताया गया था। इसका सभ्यता कालक्रम 2 भागों में बताया गया, और 2 भागों में कौन कौन सा? नंबर एक तो 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व, और दूसरा इसका कालक्रम माना गया 2200 ईस्वी पूर्व से और 1750 ईस्वी पूर्व। जो वैज्ञानिक थे जो लेखक थे बीके थापर, ये बीके थापर ने इसका जो कालक्रम है C14 पद्धति के तहत 2300 ईस्वी पूर्व माना है। अब कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य था ये 5 स्तरों पर किया गया। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य था ये 5 स्तरों पर किया गया। 5 स्तरों पर करने का कार्य था, और यहाँ से 5 स्तरों में प्रमुख दो स्तर हैं, या प्रथम 2 स्तर हैं, वो प्राक हड़प्पा कालीन। कालीबंगा की जो खुदाई थी इसका उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया। 5 स्तरों पर किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय ये जो 2 स्तर थे, ये दो स्तर प्राक हड़प्पा कालीन का अर्थ है कि हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन अवशेष मिले। और 3, 4 और 5 ये जो 3 स्तर हैं, ये तीनों स्तर हड़प्पा के समकालीन है। ठीक है, हड़प्पा के समकालीन। समझ में आया यहाँ तक? अब बात करते हैं कि कालीबंगा से जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष कौन कौन से हैं, या कालीबंगा से क्या क्या मिला है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, या कालीबंगा से हमें किन किन की जानकारी मिलती है। कालीबंगा से किस किस की जानकारी मिलती है? सबसे पहले बात करें कालीबंगा से, जो सबसे मुख्य बात आती है कि कालीबंगा सभ्यता के जो भवन थे, यहाँ से नंबर 1 कालीबंगा के जो मकान थे या भवन, या आप कह सकते हैं मकान, ये कच्ची ईंटों के बने हुए थे। बाद में पक्की ईंटों के भी मिले, लेकिन ये ईंटें थी, इन ईंटों का अनुपात 4:2:1, या आप कह सकते हैं 30:15:7.5 सेंटीमीटर, इस अनुपात की ये ईंटें मिली हैं। ठीक है। दूसरा, कालीबंगा से ये विश्व की प्रथम सभ्यता स्थल है, या कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम पुरातत्व स्थल है जहाँ से लकड़ी से निर्मित नाली मिली है। और ये जो नाली थी, ये नाली मुख्य नाली में जाकर मिलती थी। किसमें?
मुख्य नाले में मिलती थी, और मुख्य नाले में मिलती थी जिससे हमें नगर निगम की जानकारी मिलती है। तो पूछा जाए प्रश्न की कालीबंगा किस सभ्यता स्थल से नगर निगम की जानकारी मिलती है, कालीबंगा सभ्यता स्थल से नगर निगम की जानकारी मिलती है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता स्थल से यहाँ से जुते हुए खेत की जानकारी मिलती है, जुते हुए खेत की जानकारी मिलती है। और ये जो जुता हुआ मिलती है जुता हुआ जो खेत था, ये कौन सी पद्धति में जुते हुए खेत, ये इस प्रकार, ये ग्रीड पद्धति में, कौन सी पद्धति में जुता हुआ खेत मिला है, ग्रीड पद्धति में। अब इसको ये ग्रीड पद्धति भी बोलते हैं, ग्रीड पद्धति, और इसको चेस बोर्ड पद्धति बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति बोलते हैं। ये इनको अनेक नाम। नंबर 4, यहाँ से एक साथ दो फसलों की जानकारी मिलती है, एक साथ दो फसलों की जानकारी मिलती है, एक साथ दो फसलों की जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्यतः कौन थे, गेहूं और जौ। एक साथ दो फसलों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, नंबर 5, अलंकृत या कह सकते हैं सजावटी फर्श की जानकारी मिलती है, फर्श या आंगन की जानकारी मिलती है। अलंकृत फर्श या सजावटी आंगन की जानकारी मिलती है। ऊंट पालने की जानकारी मिलती है, ऊंट पालने की जानकारी मिलती है, ऊंट पालने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ से ऊंट पालने की जानकारी मिलती है। यहाँ से बलि की जानकारी मिलती है, बलि की जानकारी मिलती है। बलि की जानकारी कैसे मिलती है, बलि की जानकारी एक चित्र के अनुसार मिलती है। चित्र के अनुसार, चित्र पर क्या दर्शाया गया है कि एक चित्र था, इस चित्र पर एक पुरुष एक हवन कुंड के पास में एक पशु को लेकर जा रहा है। अर्थात यहाँ पर एक चित्र पर क्या दर्शाया गया है कि एक पुरुष या एक नर एक पशु को हवन कुंड के पास लेके जा रहा है, जिससे बलि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ पे तंदूर चूल्हा, व्याघ्र की मुद्रा व उस्तरा भी मिला है, नेक्स्ट, यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, नेक्स्ट, तांबे के बैल की आकृति मिली है, नेक्स्ट, यहाँ की जो सड़कें थी, सिंधु सभ्यता की कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें ये सिंधु सभ्यता के समान एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वही ग्रिड पद्धति, जिस प्रकार जैसे खेत जुते हुए मिले थे ना, इसी प्रकार सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट, नंबर 12, यहाँ से एक मानव की खोपड़ी मिली, जिसमें 6 छिद्र है। कितने?
6 छिद्र हैं। मानव की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र हैं। इससे 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 हाइड्रोसेफिलस रोग की जानकारी मिलती है। हाइड्रोसेफिलस रोग की जानकारी मिलती है और इसी से शल्य चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। इसी से शल्य चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। यहाँ से एक चित्र, यहाँ पर मातृ देवी की एक मुद्रा पर महिला का चित्र मिला है। किसका? महिला का चित्र मिला है। यहाँ पर एक मुद्रा पर महिला का चित्र मिला है। कालीबंगा सभ्यता स्थल से मुख्य रूप से तीन प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले। तीन प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कलश समाधान, नंबर 2 आंशिक समाधान और नंबर 3 पूर्ण समाधान। अब ये तीन प्रकार के समाधान कौन कौन से होते थे? जैसे कि मृत शरीर को एक मिट्टी के बड़े कलश में डालकर दबा दिया जाता था, उसे कलश समाधान कहा जाता था। दूसरा पूर्ण समाधान, यानी दाह संस्कार के भी साक्ष्य मिले। आंशिक समाधान करता जो मृत शरीर था, मृत शरीर को पहले बाहर खुले में छोड़ दिया जाता था। जानवर पशु पक्षियों के खाने के पश्चात इसे जो बचे हुए अवशेष थे उन्हें एक कलश में डालकर दबा दिया जाता था। इस प्रकार यहाँ से तीन प्रकार के समाधान मिलते हैं। कालीबंगा से मिले जो प्रमुख अवशेष थे वो निम्न है। अब कालीबंगा को लेकर कुछ विद्वानों ने अनेक बातें कही हैं। जैसे यहाँ के कालीबंगा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके महत्वपूर्ण तथ्य कैसे? जैसे महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहली बात तो ये कहा गया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नंबर 2 एक लेखक है जिनका नाम है KUR कनेडी, वैज्ञानिक है जिनका नाम है KUR कनेडी। KUR जो कनेडी हैं, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता को KUR कनेडी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा है कि कनेडी ने कहा है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इसका जो विनाश था ये संक्रामक रोग के कारण हुआ। संक्रामक रोग के कारण हुआ। 1961 ईस्वी में कालीबंगा पर 60 रुपए की डाक टिकट जारी की। ये कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष जितने बताए वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ से कालीबंगा से कच्ची ईंटों की जानकारी मिलती है,
कालीबंगा का जो मकान थे, कालीबंगा से जो मिले हुए मकान है, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। दूसरा, यहाँ अलंकृत फर्श मिला है, यहाँ भवनों में दरार मिली है। भवनों में दरार मिलने के कारण यहाँ भूकंप की भी जानकारी मिलती है। 7 अग्नि कुंड, हवन कुंड मिले हैं। तो इस प्रकार से ये कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट सभ्यता स्थल आता है अपना आहड़ सभ्यता स्थल। कौन सा? आहड़ सभ्यता स्थल। कालीबंगा सभ्यता स्थल के बाद में कौन सा सभ्यता स्थल आ जाता है? आहड़ सभ्यता स्थल। आहड़, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। अब कहा जाए कि आहड़ सभ्यता, ये आहड़ सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता सबसे पहले इसका प्राचीन नाम, इसका जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम है अघाटपुर। अघाटपुर, अघाटपुर। स्थानीय लोग आहड़ को, स्थानीय लोग आहड़ को, आहड़ को स्थानीय लोग, आहड़ को स्थानीय लोग धूलकोट कहते थे। धूलकोट यानी रेत का टीला, धूलकोट या रेत का टीला कहते हैं। आहड़ को उपनाम, इनके जो उपनाम है, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, या इसे बनास संस्कृति कहते हैं। बनास संस्कृति कहा जाता है। अब आहड़ सभ्यता स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ, या आहड़ सभ्यता स्थल की जानकारी कैसे मिलती है? आहड़ सभ्यता स्थल, ये सभ्यता स्थल, इसका प्रमुख स्थान या पूछा जाए जिला कहाँ स्थित है? उदयपुर। कहाँ स्थित है? उदयपुर। नदी कौन सी है? नदी आयड़ नदी, आयड़ नदी। इसके उत्खननकर्ता कौन है? खोजकर्ता, सॉरी, इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, खोजकर्ता इसके हैं 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। नेक्स्ट, उत्खननकर्ता, 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 उत्खननकर्ता 2 व्यक्ति है। 1956 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल ने की। इनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। और 1961 ईस्वी में H.D. सांकलिया, H.D. सांकलिया ने इसकी खोज, उत्खनन कार्य करवाए। इनका पूरा नाम है हसमुख देवीलाल सांकलिया। ठीक है, ये आहड़ सभ्यता के बारे में। अब आहड़ जो नदी है, ये आहड़ नदी कौन सी? आयड़, सॉरी, आयड़ नदी। आयड़ नदी बेड़च नदी के नाम से भी जानी जाती है। आयड़ नदी का उपनाम क्या है? बेड़च नदी। अब बेड़च नदी के नाम से कैसे जानी जाती है आयड़ नदी? देखो, ये जो आयड़ नदी है, उदयपुर कहाँ बहती है? उदयपुर में। अब उदयपुर में एक झील है, उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील है? उदय सागर झील। उदय सागर झील, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। उदय सागर झील है। ये जो आयड़ नदी है उदय सागर झील में गिरती है। कहाँ गिरती है? उदय सागर झील में। जब उदय सागर झील में गिरती है तो ये आयड़ नदी कहलाती है। और आयड़ नदी कहलाने के बाद अब ये जब उदय सागर झील से बाहर निकलती है, उदय सागर झील से बाहर निकलती है, तो इस नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। बेड़च नदी इसका नाम हो जाता है। अब ये जो बेड़च नदी है, ये आगे जाके बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? बनास नदी में मिल जाती है। और बनास नदी में मिल जाने के कारण इसका नाम बनास संस्कृति पड़ा। बनास संस्कृति। समझ में आ गया कि आयड़ सभ्यता का जो उपनाम बनास संस्कृति कैसे पड़ा, या आयड़ नदी को बेड़च नदी भी क्यों कहा जाता है? तो ये यहाँ से आयड़ नदी से अवशेष मिलते हैं।
अब इस सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष, प्रमुख अवशेष कौन कौन से? इस सभ्यता स्थल से प्राप्त प्रमुख अवशेष, इस सभ्यता स्थल से प्राप्त प्रमुख अवशेष नंबर 1 प्रमुख अवशेष, प्रमुख अवशेष नंबर 1, यहाँ के मकान कच्ची ईंटों व पत्थरों से बने हैं। नंबर 2, यहाँ एक यूनानी मुद्रा का, यहाँ एक यूनानी सिक्का मिला है, यूनानी सिक्का, जिस पर एक तरफ अपोलो का चित्र, यूनानी देवता अपोलो का चित्र, और दूसरी तरफ तीर व तरकस व त्रिशूल के चित्र मिले। ठीक है, यहाँ से सूती कपड़े पर दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट की जानकारी मिलती है। सूती कपड़े पर दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ से माप तोल के बाट मिले। नेक्स्ट, यहाँ से पूजा की थाली मिली है। यहाँ से यूनानी 6 मुद्राएं मिली हैं। यहाँ से चूल्हा मिला है जिसके 6 मुख थे। यूनानी चूल्हा मिला है जिसके 6 मुख थे। इसके अलावा यहाँ से माप तोल के बाट मिले, त्रिशूल, पूजा की थाली आदि मिले। अनाज रखने के बर्तन, जिन्हें कोठे, गोरे कहा जाता था। अनाज पीसने की चक्की मिली है। यहाँ पर बनासियन बुल की आकृति मिली है। जिसकी बनासियन बुल की आकृति मिली है। तो हड़प्पा से आहड़ सभ्यता से ये प्रमुख स्थल मिले, प्रमुख अवशेष मिले हैं, और इन अवशेषों से आहड़ से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। नमस्कार जी।